नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक भूगोल का अध्याय 2 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको हम पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्लोब है आपका, और इसी ग्लोब को आप किसी विद्यालय ऑफिस में टेबल पर आप देखते हैं। इस पे पूरे वर्ल्ड संसार का मानचित्र बना होता है। ये ग्लोब का ही भाग होता है। ये बीच की पट्टी, बीचों बीच विषुवत रेखा है, और ये आपका देशांतर रेखा है। और इसी प्रकार की ये रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेटी हुई और खड़ी हुई ये देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए इसको अच्छे से अब आगे कंप्लीट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो जब गोलाकार नहीं है तो यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। जो गोला नहीं है तो कारण क्या है कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ये ग्लोब है, ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ, तो यहाँ ये चपटी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। कहाँ ये चपटी है? तो उत्तर एवं दक्षिण के ध्रुवों पर चपटी है। उभरी कहाँ है? मध्य में ये उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब जैसे तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होती है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु को स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो ग्लोब यानी कि पृथ्वी जहाँ झुकी हुई होती है सुई पर, वह क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्ष पर झुकी हुई होती है। कहाँ झुकी हुई होती है? अक्ष पर। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरता है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी की भांति यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ग्लोब भी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ग्लोब को एक बैलेंस देने के लिए सुई लगा करके बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता में यह पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर, जैसा कि बीच में हमने आपको बताया था कि 2 बराबर जो भागों में बांटती है वह विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये देखिए, ये जो है आपको दिखाया गया है, ये
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे यहाँ से ये काट दिया जाए तो नीचे दक्षिण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है। वे दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है। ये देखिए, ये बीचों बीच जो है, यह एक पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कही जाती है। ये अक्षांश या ये देखिए समानांतर है ना, एक दूसरे के आगे हैं, तो ये समानांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। ये अंश में मापा जाता है, देख रहे हैं, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो होती है वह शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। बीच में शून्य अंश अक्षांश को ये दर्शाती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश कितने, ये प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत वृत्त का अक्षांश डिग्री कितना है, तो शून्य अंश है, शून्य। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये ध्यान रखिएगा, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की कितनी है, 1/4 है, 1/4। अतः इसका माप होगी 360 अंश की, 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तर अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे U बिंदु देके द बिंदु अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः इसी उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिज़ॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा वेलो हॉरिज़ॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ये चित्र से स्पष्ट है। ये देखिए, आपका चित्र दिखाया गया है, ये है, ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये विषुवत वृत्त, ये 0 डिग्री है। यहाँ से ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक बिंदु है, क्या आप जानते हैं? तो अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप उन स्थान को अक्षांश मान सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, ये जो है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, अभी आपने हम बताया। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये देखिए, ये 0 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री नीचे के बाद 1 2 3 4 महत्वपूर्ण रेखाएं, 2 बीच के बाद 2 नीचे और 2 ऊपर, 4। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी भी स्थिति को देखते हैं। ये देखिए, ये
कौन कौन है? पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर है। कर्क रेखा कहाँ है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। तो जो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर है वहीं बराबर दूरी पर 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण है। लेकिन उत्तर के रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण की रेखा को मकर रेखा कहते हैं। फिर विषुवत वृत्त के तीसरा हो गया 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और विषुवत रेखा के 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त माना जाता है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात कर लिया जाए। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ? कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर। यानी कि ये विषुवत हो गया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये मकर रेखा हो गया और ये कर्क रेखा हो गया है 23 सही 1/2 डिग्री। ये विषुवत। यहाँ इसके बीच में एक बार सूर्य जो है सर के ऊपर ठीक जो है ऊपर होता है इन सभी जगहों पे। और इस कारण से यह कटिबंध जो है गर्म क्षेत्र उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है। चलिए, यही तो इस कारण से इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। अब इसके ठीक विपरीत ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। जितने आप ध्रुव की ओर बढ़ते जाइएगा किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बीच के आगे बढ़िएगा तो मध्यम होने से शीतोष्ण, और ध्रुव पर चले जाइए तो बिल्कुल शीत बर्फ हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए यह शीत कटिबंध हो जाता है। क्षितिज से ज़्यादा ऊपर सूर्य नहीं आते हैं, बिल्कुल क्षितिज के नीचे गिर जाते हैं, तो सूर्य की किरणें ध्रुवों पर पहुंच ही नहीं पाती है, तो बिल्कुल बर्फ शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाता है। ये हो गया हमारा अक्षांश। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर क्या है? ये रेखाएं सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कर्क मकर विषुवत। अब देशांतर रेखाएं के बारे में देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ये पूछ दिया जाएगा टोंगा द्वीप कहाँ है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है टोंगा द्वीप। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, यहाँ से ये प्रश्न पूछ देता है मॉरिशस द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में, और टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में। एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ये कहाँ है? 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, कैसे? देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, तथा
इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। जैसे ये हो गया, तो अब ये ध्रुव हैं। अब यहाँ से ये देशांतर रेखाएं होती हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ आकर के क्या हो गई, सभी जो है यहाँ ये ध्रुव दक्षिणी और उत्तर ये मिल गई, यहाँ ये सब मिल गई, यहाँ जा कर के मिल जाती हैं। उसी को बोल रहा है कि ये आपस यामोत्तर में एकदम मिल जाती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जो ग्रीनविच में है वो प्रमुख यामोत्तर है और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। आगे हम समझाएंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भाग पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये देखिए, आपको ये बताया थी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, जबकि ये देखिए ये जो है ये सब देशांतर रेखाएं हैं। ये यहाँ मिल गई और ये नीचे आकर के मिल जाती हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये 0 डिग्री है, इधर का ये पश्चिम देशांतर और इधर का ये पूर्व देशांतर। ये 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 360। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी एक जगह है। 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये कितना है, अक्षांश की बात किया जाए तो 26 डिग्री उत्तर और देशांतर की बात किया जाए तो 90 डिग्री पूर्व पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं के क ख ग अंग के अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह कुछ छोटे वृत्त खींचिए। ये छोटे वृत्त ये जो है क्रियाकलाप के लिए हैं। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आप समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। ये सब देखिए अक्षांश देशांतर के रेखाओं पर स्थित। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। अब देशांतर और समय के बारे में जानते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है।
जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितना घूमती है अक्ष पर? 360 डिग्री, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना? 360 को 24 से विभाजित करिएगा तो 15, 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगेगा और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा। इसको आप 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसलिए 60 में 4 का भाग दिया गया तो 15 चौके 60, 1 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, यह भी बात है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ये देखिए देशांतर रेखाएं हैं, ये जो है भारत के इस 5 राज्यों से यहाँ से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। इसलिए यह आवश्यक होगा कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, ये यही है 82 डिग्री 30 मिनट, जो 82 से 1/2 डिग्री ये देशांतर रेखा हमारे देश से गुजरती है 5 राज्यों से। मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब जो है कबीर भोपाल के निकट एक छोटा सा नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व, भाई 0 डिग्री से पूर्व है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो 5.5 घंटा भारत में आगे होता है। तब भारत में 7:30 होगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है।
रूस में कितने 11। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो एक जो है वह 15 डिग्री देशांतर को एक घेरता है। दोस्तों इस प्रकार से आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कल पार्ट चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।